Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में. यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इस चैप्टर की. ऑब्वियसली इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो होगी. बट एनीवेज, वैसे ये एज अ टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको मत स्किप कीजिएगा. इसके कुछ पार्ट्स हैं. ये बोलते हैं जब हम स्टाफिंग करने बैठते हैं, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में जब स्टाफिंग करते हैं तो वो एक सीरीज़ में होती है, एक सीक्वेंस में होती है. तो हम यहाँ पे जानते हैं पहले वो सीरीज़, वो सीक्वेंस क्या है. सबसे पहले इसमें आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. अब आप देखिए, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है HRM बन के, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन के, या स्टाफिंग की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. सबसे पहले आप वहाँ क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे ना कि कितनी जॉब्स वैकेंट हैं. ये थोड़ी ना आप ऑर्गेनाइजेशन में आओ तो मैं तो नए बंदों को लाऊंगा ही लाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई. ऑर्गेनाइजेशन में अगर जगह होगी, अगर वैकेंसी होगी, तभी तो आप नए लोगों को लेके आओगे. अपने मनपसंद लोगों को ऐसे ही ऐड करे जा रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन की बर्डन बढ़ा रहे हो, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता. तो सबसे पहले होता है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना. ये एस्टिमेट करना कि कितने लोग और चाहिए आपको. देन रिक्रूटमेंट, लोगों को बताना कि हमारे यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, आइए. लोगों को ढूंढना अलग अलग तरीकों से, इंटरनल से, एक्सटर्नल से, हर तरीके से लोगों को अप्रोच करना कि भैया वैकेंसी है, वैकेंसी है, आइए आइए देखिए. और उसके बाद उनके द्वारा आए हुए एप्लीकेशन में से सिलेक्शन करना. अब ये सिलेक्शन जितना छोटा दिख रहा है ना, उतना ही लेंथी प्रोसेस है. बहुत सारे स्टेप्स आते हैं इसके बीच में, बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब इसमें डिटेल्ड वे में देखा जाता है हर एक चीज़ को. देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मतलब फाइनली जब आपने उसे सिलेक्ट कर लिया है तो अब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे थोड़ी ना कि पहले दिन आके आप उसको बैठा देंगे कि हाँ ये काम कर लो. आपको थोड़ा सा उसको ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको फैमिलियर बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ. मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा होता है, तुम्हारा ये जॉब रहेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा. 2-4 दिन किसी सीनियर के साथ बैठ के सीख लो, किसी को असिस्ट करके सीख लो, ताकि गलतियाँ ना हो और ज्वाइन करते ही तुम्हारे ऊपर भी वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा ना आ जाए. तो ये देखा जाता है यहाँ पे. फिर उसके बाद टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आया, आज तक हम टैली इस्तेमाल कर रहे थे, अब नया सॉफ्टवेयर आया तो नए सॉफ्टवेयर के फीचर्स सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उनकी डेवलपमेंट पे वर्क करो. मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो स्टाफिंग प्रोसेस में इंसान को ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में लाना बल्कि बेहतर बनाना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम दे पाए, ये हम इंश्योर करते हैं. तो उसमें ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसी है, कितनी और चाहिए, क्या हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग पहले से हैं उनको निकालो, जो और रिक्वायर्ड हैं उनको लेके आओ, जो नहीं है इनएफिशिएंट हैं उनको निकालो, उनकी जगह दूसरा आओ. इनएफिशिएंट हैं तो उनको क्या हम एफिशिएंट बना सकते हैं एफर्ट से, ट्रेनिंग से, तो वो सब एनालाइज करो. तो एस्टिमेशन करने के बाद रिक्रूटमेंट के लिए बोलो, मतलब लोगों को बोलो कि आइए आइए हमारे यहाँ पे आइए. जैसे होता है ना, वो दुकान के बाहर कोई खड़ा होता है सुबह सुबह के टाइम पे, आइए आइए दीदी हमारी शॉप पे आइए, आइए हमारी शॉप पे आइए. ऐसे रिक्रूटमेंट में हम जाके सबको ऐसे नहीं बोलते, लेकिन एक तरीके से उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आइए आप अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, इफ़ दैट दिस वैकेंसी इज़ लाइक आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. देन उसके बाद सिलेक्शन, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग यू विल बी सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट आई शुड से. ठीक है, जैसे वो याद है एग्जाम्पल ढोकला वाला, तो जितने सारे लोग आए थे उनमें से हमने वो मिडिल वाली लेडी चुनी थी. क्यों? क्योंकि वो बेस्ट सूटेड थी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. तो सिलेक्शन करना. और मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, सिलेक्शन ऐसा नहीं होता तुम आए, मैंने तुम्हें देखा, मुझे तुम पसंद आए कि तुम काम कर लोगे, मैंने तुम्हें हायर कर लिया. नहीं, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ये वो फिजिकल टेस्ट, पता नहीं क्या क्या होता है, और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है. अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, स्टाफिंग प्रोसेस ना वैसे सीक्वेंस वाइज ऐसे ही चलती है, लेकिन इंटेंसिटी इसकी वैरी करती है.
आप कितना टाइम इसमें डेविएट करोगे, कितना इसमें करोगे, कितना इसमें करोगे, कितना इसमें और कितना उसमें, वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी सी है, तो मैं क्या पहले मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे, देखूंगी, उनके 4 टेस्ट लूँगी, 10-15 टेस्ट कराऊंगी, फिजिकल वो चेक करूँगी, नहीं करूँगी इतना टाइम वेस्ट। भैया मुझे आज की रिक्वायरमेंट है, तुम आए हो, तुम मुझे सही लग रहे हो, तुम काम कर लोगे बस। क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, छोटी सी है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, छोटी सी हैं। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़ी होती, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़ी होती और मुझे ज़्यादा अच्छी पोजीशन के लिए, ज़्यादा बेटर पोजीशन के लिए लोग हायर करने पड़ते, तो मैं उतने एफर्ट्स भी लगाती। तो आप कितने एफर्ट्स स्टाफिंग प्रोसेस पे लगाते हो, कितनी इंटेंसिटी से ये पर्टिकुलर काम करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे आता है। क्या वो लोअर लेवल पे आता है, क्या वो अच्छा खासा है, स्मॉल स्केल है, मतलब मिडिल स्केल है, या फिर आपका लार्ज स्केल वाला है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंश्योर किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं, स्टाफिंग मतलब छोटा, HRM मतलब बड़ा, तो वैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। तो ये है आपका पूरा स्टाफिंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक चीज़ लेंगे। फर्स्ट हमने लिया पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो एस्टिमेट किस तरीके से किया जाता है वो भी सीखेंगे इसके अंडर। वर्क एनालिसिस क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अब हम आगे इसी अगली उसमें स्लाइड में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं हम। ये पूरी वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके सब पार्ट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने ये पार्ट्स हैं, तो सारे के सारे हमें इंश्योर करना है कि हम अच्छे से देखें। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये बोलते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। जो हमारी स्टाफिंग प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। वो बोलते हैं ना, किसी भी पूजा का आरंभ गणेश भगवान जी की भक्ति से होता है, तो ऐसे मानिए कि ये गणेश भगवान जी की भक्ति है। ठीक है, विच मीन्स फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर। आपको ये पता लगाना है कि कितने लोग चाहिए और किस प्रकार के लोग चाहिए। मतलब ना सिर्फ नंबर बल्कि इनके टाइप भी आपको क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। क्या किसी भी रैंडम इंसान से आपका काम चल जाएगा? नहीं। किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपका काम चलेगा? ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर के लिए कोई इंसान चाहिए जिसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो, जिसको सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज हो, तो आप किसी 10th 11th क्लास के बच्चे को थोड़ी ना उठा के वो काम दे देंगे। आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो वो चीज़ देखी जाएगी यहाँ पे। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो द टाइप ऑफ द पीपल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैन पावर रिक्वायरमेंट सिर्फ नंबर ऑफ पीपल के लिए नहीं होती बल्कि उनके टाइप को भी भापने के लिए होती है। देन टाइप मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल whom we need to appoint। यहाँ पे टाइप का मतलब है कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह का होगा जिससे हम उन्हें अपॉइंट करें। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन वाला इंसान चाहिए, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला इंसान चाहिए, क्या कॉमर्स वाला चाहिए, साइंस वाला चाहिए। अब आप सोचो, कॉमर्स का सब्जेक्ट है और साइंस टीचर से आप पढ़वा रहे हो, कोई मतलब बनेगा? साइंस टीचर को आप बुला रहे हो, कोई मतलब बनेगा? नहीं। कॉमर्स टीचर, कॉमर्स टीचिंग की वैकेंसी है तो कॉमर्स टीचर को ही बुलाना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। देन while assessing the type of manpower required, company should also make policy regarding number of people to be appointed from backward classes, women force, minority etc। अच्छा, that's a very good point जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, पहले एक ज़माना होता था, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मन मुताबिक लोगों को हायर करते थे। ठीक है, जो हमें चाहिए हम उसे हायर कर लेते थे। लेकिन क्योंकि इंडिया के लॉज और मतलब बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ के लॉज क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमने देखा कि क्या होता है, अक्सर लोग जाते हैं जॉब पे, या फिर पहले ही जब मैं अपने यहाँ की वैकेंसी निकाल रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दे रही हूँ कि मेरे यहाँ पे एक पोजीशन वैकेंट है, तो मैं वहाँ लिख देती हूँ ओनली मेन अलाउड, ओनली बॉयज़ अलाउड।
मतलब लड़कियों को ऑल टुगेदर आपने मना कर दिया कि तुम तो आना ही मत, या ओनली नॉर्मल पीपल अलाउड। तो हैंडीकैप वगैरह को, डिसेबल्स को आपने कंप्लीटली मना कर दिया कि भैया तुम्हारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे आहिस्ता हमने देखा कि सोसाइटी में ना विमेन, डिसेबल्स, इनको जॉब ही नहीं मिल रही थी। ये लोग घर में बैठे हुए हैं, दैट टू उन्हें काम करना है, उसके बावजूद भी घर पे बैठे हुए हैं। ये भी एक स्पेसिफिक टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है ना। तो जब ये चीज़ रियलाइज हुई कि भैया विमेन्स ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट बट दे आर नॉट गेटिंग द चांस टू कॉन्ट्रीब्यूट, तो भैया हमारे यहाँ पे लॉज बन गए। उन्होंने बोला कि आपको लोग हायर करने हैं, बिल्कुल कीजिए। आप अपना बोर्ड बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 20 लोग वुमेन रख लो, 10 लोग डिसेबल्स रख लो। 100 में से कितना मुश्किल है 20 और 10 निकालना, बताइए। तो ऐसे लॉज आए जिन्होंने सर्टेन इंडस्ट्रीज पे, नॉट ऑल द इंडस्ट्रीज, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हर एक इंडस्ट्री को ऐसा करना पड़ता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर, सर्टेन इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने क्या लगाया, ये प्रोविजन लगाया कि जब भी आप हायर कर रहे हो तो इतने नंबर ऑफ पीपल आप क्या कर लो, वुमेन एम्प्लॉयज़ रख लो, इतने नंबर ऑफ पीपल आप डिसेबल्स रख लो। और लोग बाग वॉलंटरी भी ये काम करते हैं। मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आई वॉन्ट कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज हो, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इंक्रीज हो। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यार गुडविल इंक्रीज करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सोसाइटी मेरे एफर्ट्स देख के टच हो जाए, मतलब सोसाइटी मेरे एफर्ट्स से इमोशनली अटैच हो जाए। अगर मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर में ऐड देती हूँ कि डिसेबल्स आर ऑल्सो वेलकम, तो ऐसे में सोसाइटी सोचेगी कितनी अच्छी कंपनी है यार, डिसेबल्स के बारे में सोच रही है। यहाँ आपका बीइंग अ मैनेजर कुछ भी इंटेंशन हो सकता है, गुडविल इंक्रीज करने का या कुछ भी, लेकिन जो जनरल परसेप्शन जाएगी आपकी कंपनी के बारे में वो ये जाएगी कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स डिफरेंट इश्यूज हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो यहाँ से आपकी गुडविल इंक्रीज हो गई, बिल्कुल वही तो चाहिए था। तो यहाँ ये बोलते हैं कि जब भी आप पॉलिसी बना रहे होते हैं, जब भी आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि कितने लोग आपको किस कैटेगरी से चाहिए और कितने लोग आप दूसरी कैटेगरी से बुलवाना चाहते हो। वहाँ से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं हमारी डिसाइड, मतलब वहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमें आगे का प्रोसीजर किस तरह से रखना है। सो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कितने सीट्स वैकेंट दिख रहे हैं जिसके लिए आपको लोग हायर करने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल लगेंगे, एंड कितना, मतलब क्या उनका टाइप होगा। यहाँ पे टाइप से मतलब है कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होगा। एंड लास्टली आपको अपनी पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी किस तरह से चलती है, क्या आप विमेन एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, डिसेबल्स को रखते हैं, किसी और को रखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि आप कितने स्टेप्स में अपना ये पूरा एस्टिमेशन कंप्लीट करते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि ये एस्टिमेशन का जो काम है, मैन पावर रिक्वायरमेंट के एस्टिमेशन का, ये 3 स्टेप्स में होता है। ये तीनों स्टेप्स जब आप करते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि वाकई में कितने लोग रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट उसमें है वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप वर्कलोड को एनालाइज करते हो, फिर वर्कफोर्स को एनालाइज करते हो, और उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करते हो सो दैट यू कैन गेट टू नो कि कितने लोग और लगेंगे। सो आइए समझते हैं क्या है ये तीनों कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ क्या ये बातें बोल रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे जहाँ कंटेंट लिखा हुआ है। सो ये बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, फर्स्ट स्टेप में आप ये देखिए कि कितना काम है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है, वर्कलोड क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपको मंथ में 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करने पड़ते हैं तो ये आपका वर्कलोड है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल
वर्कलोड एनालिसिस, और भी चीज़ें आती हैं इसमें काफ़ी, वो हम आगे बात करेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको ब्रीफ वे में और लेमन्स लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है। तो वर्कलोड एनालिसिस में आप वर्कलोड देखते हैं, काम का कितना लोड है, काम का कितना प्रेशर है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस, मतलब आपके यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो कितना परफॉर्म करते हैं, उनका क्या क्या मतलब उनका क्या क्या बनता है, उनसे कितना कितना काम बनता है, बिना फैटीग के, बिना उसके वो कितना काम कर सकते हैं, बिना ओवरबर्डनेस के कितना काम कर सकते हैं, वो सारा एनालिसिस आप इसमें करते हैं। देखिए, अब आपने काम देख लिया, आपने यहाँ देखा कि एक एम्प्लॉय 100 यूनिट्स बना लेता है आराम से, एफिशिएंटली, ठीक है। तो आपने वर्कलोड देख लिया कि 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, आपने ये देख लिया कि 100 एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉय 100 काम कर सकता है, 100 यूनिट्स बना सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में, या एक्चुअली आई शुड से 1000 यूनिट्स बना लेता है एक एम्प्लॉय, ठीक है। 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 यूनिट्स बना लेते हैं पर एम्प्लॉय। अब आपने देखा कि 1000 करके 5000 तो ये बना ही लेंगे, पर आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है 10,000 का। आपका वर्कलोड कितना है? आपको 10,000 यूनिट चाहिए। तो अब आप इनमें डिफरेंस फाइंड कीजिए। थर्ड वाला वही बोलता है, कंपेयरिंग बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। चाहिए थे हमें 10,000 यूनिट्स, लेकिन 5 एम्प्लॉयज़ के साथ मिल पाएंगे सिर्फ 5,000 यूनिट्स। तो अब और एक्स्ट्रा कितने एम्प्लॉयज़ आपको हायर करने पड़ेंगे? आपको हायर करने पड़ेंगे 5 और एम्प्लॉयज़ जो कि 1000 की प्रोडक्शन कर सकते हो, ताकि आपका 10,000 का ये जो टारगेट है वो क्या हो पाए? कंप्लीट हो पाए। दिस इज दैट सिंपल। सो पहले आप वर्क को एनालाइज करेंगे, फिर आप लोगों को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि भैया आपको एक्स्ट्रा और कितने लोग चाहिए। यहाँ ना सिर्फ आपने ये बताया है कि मुझे 5 लोग चाहिए, बल्कि आपने टाइप भी बताया है कि पर पर्सन आई वांट वो पर्सन 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हो, मतलब उतना एक्सपीरियंस, उतना बैकग्राउंड के वो साथ आए। सो ये हमने देख लिया। अब इसका कंटेंट हम वर्कलोड एनालिसिस बोलता है, दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब असाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत ही छोटी सी बात बोली है, लेकिन बार बार वही बात बोल रही है। लेकिन आपको जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताई है, आप वो बात लिख सकते हैं कि भैया जितने काम है पूरा टोटल का टोटल, वो कितना लोग द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, वो देखना था। Second, workforce, it means analyzing existing workforce for employees already occupying. यहाँ पे आप already existing employees को देखते हो और analyze करते हो कि क्या वो overburdened तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है एक एक इंसान को, मतलब 100 यूनिट उनसे बनती नहीं थी, लेकिन आप ज़बरदस्ती उनसे बनवा रहे थे। उनकी एफिशिएंसी थी सिर्फ 80 यूनिट बनाने की, लेकिन आप उन्हें बार बार जिद करके कुछ ना कुछ वो करके पेनल्टीज लगा के उनसे 100 बनवा रहे हो, तो यहाँ पे वो ओवरबर्डन में काउंट होगा। या ऐसा तो नहीं है कि वो 150 बना सकता है लेकिन वो 100 बना रहे हैं, ये भी एनालाइज किया जाएगा। तो पहले आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो कितना इफेक्टिवली काम कर सकती है बिना ओवरबर्डन के, या फिर बिना अपनी पूरी एफर्ट्स को यूटिलाइज किए हुए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एफर्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट में कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन में ये बोलते हैं, आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर कंपेयर्स बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स। आप कितना वर्कलोड ज़्यादा है वर्कफोर्स के कंपैरिजन में, कितना वर्कलोड ज़्यादा है वर्कफोर्स के कंपैरिजन में, कितने लोग यहाँ पे चाहिए थे, कितने लोग यहाँ पे हैं, उनका एक सब्सट्रैक्शन निकाल के आप बता दीजिए कि कितने और रिक्वायर्ड होंगे। 10 चाहिए वो काम करने के लिए, 5 ऑलरेडी हैं, 5 और मिल जाएंगे आपको। देन दे से एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स ओवर वर्कलोड इंडिकेटेड ओवर स्टाफिंग। अच्छा, वन वेरी गुड थिंग गिवन यू। अब मैं एक बार बताती हूँ आपको, देखिए
आपने वर्कलोड में पता लगाया कि भैया 10 लोग रिक्वायर्ड हैं हमें, वर्कफोर्स में आपको पता लगा कि सिर्फ 5 ही हैं हमारे पास, तो आपको ये पता चल गया मोटा मोटा कि 5 लोग और लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड ऐसा होता कि चाहिए 10 होते, लेकिन वर्कफोर्स में आपको पता लगता कि हमारे यहाँ पे तो 15 एम्प्लॉयज़ हैं, आप मुझे बताइए इस चीज़ से क्या इंडिकेट हो रहा है। चाहिए आपको 10 थे, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग काम कर रहे हैं। बताइए इस चीज़ से क्या इंडिकेट होता है। इस चीज़ से ये इंडिकेट होता है कि 5 को आपको टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, मतलब आपको 5 को निकाल देना चाहिए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओवर मैनिंग है, लोग ज़्यादा हैं काम के कंपैरिजन में। सो दोनों ही चीज़ों का यहाँ से पता चल जाता है। वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस का कंपैरिजन करने से यू कैन गेट द रिजल्ट्स कि कितने लोग वाकई में लगेंगे या कितने एक्स्ट्रा हैं जिनको आपको निकालना है। As both overstaffing as well as understaffing are undesirable, ये बोलते हैं ओवरस्टाफिंग भी अनडिजायरेबल है, अंडरस्टाफिंग भी अनडिजायरेबल है। ओवर मतलब ज़्यादा, अंडर मतलब कम। तो जितनी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट है 10 है, तो 10 से ज़्यादा भी आपके लिए हार्मफुल है और 10 से कम भी आपके लिए हार्मफुल है, तो जितनी चाहिए उतने ही रखिए। The manager tries to find out the manpower requirement by equating workload analysis to workforce analysis. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने लोग चाहिए और कितने लोग हैं। सो ये हो गया हमारा क्या, पूरा स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैनपावर रिक्वायरमेंट। फिर से मैं आपको ले चलती हूँ, यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ शॉर्ट में। ये बोलते हैं स्टाफिंग का फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट जो स्टेप है वो ये बोलता है कि सबसे पहले ये इवैल्यूएट कीजिए आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए और क्या टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। और ये देखने का तरीका है जो कि 3 स्टेप्स में आता है, मतलब स्टेप्स के अंदर स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टाफिंग के स्टेप के अंदर फर्दर स्टेप्स दे रखे हैं, ऐसा मानिए आप। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड पहले आएगा, वर्कफोर्स बाद में आएगा, और उसके बाद थर्ड है आपका कंपैरिजन। वहाँ से आप एस्टिमेट कर पाएंगे कि कितने लोग चाहिए। सो नाउ आई गेस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू पीपल। अगर कोई भी डाउट है आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम जंप करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे, विच इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में ये बोलते हैं इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि वो दुकान के बाहर जो लड़के लोग खड़े रहते छोटे छोटे, सर आइए, मैडम आइए, प्लीज़ हमारे शॉप पे आइए, आइए आइए, देखिए ये नया आया, ये नया आया। वैसे ही रिक्रूटमेंट में होता है, थोड़ा सा बेटर वर्जन में, थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड वर्जन में। सो दे से it refers to the process of including the people to apply for the job in the organization। मतलब यहाँ पे you are asking those people to come and apply for that particular job. Then after accessing the number and type of employees required, the manager tries that more and more people should apply for the job। अच्छा देखो, अब आपको क्या है, आपको एक बंदा चाहिए अपने यहाँ पे वैकेंट पोजीशन फिल करने के लिए। तो आप क्या चाहेंगे कि 2 लोग आए, उनमें से एक सेलेक्ट करके हम दूसरे को घर भेज दें? क्या आप ऐसा चाहेंगे? जब भी आप कोई वैकेंसी निकालते हैं, क्या आप हमेशा ऐसा चाहते हैं कि 2-3 लोग आ जाएं, उनमें से हम एक सेलेक्ट कर दें, बाकी भेज देंगे? नहीं, आप उस टाइम पे ट्राई करते हैं मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचे कि मैं वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा हूं। और मैक्सिमम लोगों तक जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो मैक्सिमम लोग आपके पास आएंगे। अब आप सोचेंगे टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है यार, 10-15 लोगों को बुला के 1-2 से काम चला लो। तो बेटा जब 10-15 आएंगे तो आपके पास ऑप्शन भी तो ज़्यादा है ना, किसी को सेलेक्ट करने का, किसी को रिजेक्ट करने का।
सोचिए 3 लोग आए हैं हार्डली आपके पास, अब वो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपको झक मार के उनको रखना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास और लोगों की वो नहीं आई है एप्लीकेशन। तो यहाँ ये बोलते हैं जितने नंबर ऑफ पीपल आएंगे उतना बेटर कैंडिडेट आप चुन पाएंगे, इसलिए रिक्रूटमेंट में आप ये इंश्योर करते हैं कि ये न्यूज़ फैले, दूर दूर तक फैले, लोगों को पता चले, और जब उन्हें पता चलेगा तो आप ट्राई करते हैं मैक्सिमम तरफ से एप्लीकेशन आए ताकि हमें बेस्ट सूटेड कैंडिडेट मिल पाए अपने जॉब के लिए। सोचिए वो जो ओबामा जी के लिए ढोकला बनाना था फर्स्ट वाले उसमें वीडियो में, अगर उसके लिए 2 ही लोग आते, जो एक साउथ इंडियन अच्छा बनाता था, एक इटालियन अच्छा बनाता था, अब इनके अलावा लोग ही नहीं आते तो आपको उनमें से ही किसी को रखना पड़ता, और वो फिर ढोकला कैसे बनाता है वो तो आप समझ ही जाइए। तो यहाँ पे ये बोलते हैं मैक्सिमम लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना और एक बेस्ट सूटेड मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट करना जो आपकी जॉब को भी सूट करता हो। देन दे से if we can fulfill the requirement from inside the organization through transfer and promotion। अच्छा यहाँ पे वो बात आ गई, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए रिक्रूटमेंट के ना 2 तरीके होते हैं, अभी शॉर्ट में समझेंगे हम, ठीक है। रिक्रूटमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे वैसे क्या है वो बता देती हूँ मैं। देखिए हुआ क्या, आपको चाहिए एक मैनेजर, जो पुराने वाला मैनेजर था वो क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो उसकी जॉब अब खाली हो गई है, ठीक है। एक था सब मैनेजर, मैनेजर के नीचे कौन था, एक था सब मैनेजर जो मैनेजर के मैक्सिमम साथ में ही रहता था और सब सीखा उसने जो भी मैनेजर को आता था। अब मैनेजर की रिटायरमेंट हो रही है तो आप ये थोड़े ना बोलेंगे कि बाहर से कोई बंदा ढूंढ के ले आओ मैनेजर की पोस्ट के लिए। भैया आपके यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जिसने मैनेजर के सारे काम देखे हुए हैं, आधे से वो ज़्यादा काम किए भी हुए हैं, बेस्ट परफेक्ट मैच है उस जॉब के लिए, तो आप क्या करोगे, बाहर से ढूंढोगे एम्प्लॉयज़? नहीं, आप इंटरनली इसे प्रमोट करके मैनेजर बना दोगे। क्या समझे कि रिक्रूटमेंट के लिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाहर से ही कैंडिडेट्स लाए जाएं। कई बार हम अंदर से ही अपने रिक्रूटमेंट पूरी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ एक CS वाला फर्म है, मतलब पार्टनरशिप में CS वाला फर्म है, ठीक है। अब क्या हुआ कि साथ में मैं बोलती हूँ कि अकाउंट्स वाला भी हो गया, नहीं एक्चुअली CS वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। CS वाला फर्म है, टैक्स CS को भी पढ़ाया जाता है, टैक्स CA को भी पढ़ाया जाता है। अभी क्या हुआ, ऑडिटिंग का टाइम है, ITR फिल हो रहे हैं, तो हमें ना ज़्यादा बच्चे चाहिए, हमारे पास अभी जो इंटर्न्स हैं वो कम है CA वाले फील्ड में, तो हम क्या करेंगे, बाहर से इंटर्न्स लाएंगे? नहीं, CS वाले खाली बैठे हैं इस महीने, उन्हें बुला लेंगे, उन्हें बोलेंगे कि भैया आ जाओ थोड़ी सी मदद करा दो, ITR फिल करना है, इतना तो तुम्हें आता ही है, टैक्स में पढ़ा ही है तुमने। तो आपने यहाँ पे अपने जॉब की रिक्वायरमेंट जो थी, आपके काम की जो रिक्वायरमेंट थी वो इंटरनली ही फुलफिल कर ली, बाहर से लोगों को अलग से नहीं लाए। तो ये यही बोलता है कि रिक्रूटमेंट इंटरनली भी हो सकता है, ट्रांसफ़र से, प्रमोशन से, एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, मतलब 2 तरह से होता है रिक्रूटमेंट। कैसे? इंटरनली, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे? एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में बिठा दिया, या वर्टिकल मतलब लोअर लेवल से उठा के अपर लेवल पे, मतलब मैनेजर, सब मैनेजर से मैनेजर बना दिया। तो ऐसे दोनों तरीके से हो सकता है हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट। वह जब हम बात करें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तो हम उसमें बाहर से लोग बुलवाते हैं, जो कि बहुत अलग अलग ज़रिए से बुलवाए जा सकते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के। सो इट कैन बी फिल्ड बाय इंटरनल inside the organization through transfers and promotion, that it is very economical and fast, but generally the organization has to fulfill its requirement from the outside the organization। okay, ये बोलते हैं जो internal recruitment होते हैं वो बहुत simple होते हैं, बहुत easy होती है। कल तुमने बोला कि CS वाले बच्चे आके CA वाले डिपार्टमेंट में बैठना, कल से ITR भरेंगे, तो ये 2 मिनट का काम था। लेकिन वहीं पे अगर आपको बाहर वालों के इंटर्न्स को बुलाना पड़ता, आपको उनको बुलाना पड़ता, उनका इंटरव्यू लेना पड़ता, उनमें से कोई सेलेक्ट करते आप, उसके बाद उनको आप सिखाते आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह, कितना लंबा प्रोसेस होता।
और कितना एक्सपेंसिव भी होता। यहाँ पे तो आपका हल्के में चल गया और इनएक्सपेंसिव वे में, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है कि इंटरनली फुलफिल नहीं हो पाती हैं डिमांड्स, तो आपको बाहर से हायर करने पड़ते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। देन दे से दैट to recruit people from outside the organization contact various placement consultants, employment exchanges, contracts etc, contractors etc। ये बोलते हैं बाहर से फुलफिल करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो आपकी मदद करती हैं कि आप अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी कर पाओ। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, यहाँ पे सिर्फ आप नाम पढ़ सकते हैं। Company advertisement and newspaper etc and many job seekers after reading the advertisement apply for the job। कंपनी क्या कर सकती है, एट टाइम्स एडवर्टीजमेंट दे सकती है न्यूज़पेपर में, ये भी एक तरीका होता है रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने का, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को बुलाने का। जब आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अगर उसे जॉब पे मतलब उस जॉब की रिक्वायरमेंट है तो वो अप्लाई करेगा। तो ये सारे तरीके होते हैं। आजकल तो FB के थ्रू भी जॉब्स मिलती हैं। FB पे देयर इज़ दिस न्यू फीचर वेयर यू आस्क फॉर लाइक जॉब ऑफर्स रहते हैं, आप लोगों को जॉब ऑफर्स देते हो, पीपल आस्क यू कि क्या किस किस्म का जॉब है और ये सब, और रिज्यूमे सेंड करके ऑनलाइन ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सो रिक्रूटमेंट चलता है इस तरीके से, और ये है हमारा क्या, सेकेंड नंबर का स्टेप ऑफ स्टाफिंग। अब हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड स्टेप के बारे में, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन में ये बोलते हैं, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, टू सेलेक्ट। मान लो मैंने डांस कंपटीशन में किसी को अपने साथ लेके जाना है, ठीक है, मैंने सबसे डांस करवा के देखा, अब जो बेस्ट सूटेड लगेगा मैं उसको क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी ना। तो बस यही होता है सिलेक्शन। पर यहाँ पे सिलेक्शन उतना ईजी नहीं होता, ये बोलते हैं थोड़ी सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि It refers to choosing the most suitable candidate to fill the vacant position। जो भी vacant position में है उसमें जो best suited employee है, बेस्ट सूटेड कैंडिडेट है, अभी हम उसे एम्प्लॉय नहीं बोल सकते बिकॉज आपने उसे हायर नहीं किया, अभी वो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को लेके आना और उस पोजीशन मतलब सेलेक्ट कर लेना, उसको चूज कर लेना इज व्हाट योर सिलेक्शन इज। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया था ना, सिलेक्शन इतना सिंपल नहीं होता, सिलेक्शन में अपने आप में ही एक प्रोसेस लगती है। मतलब आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है पूरा का पूरा मैटर। पहले स्टाफिंग है, स्टाफिंग के कुछ स्टेप्स हैं, फिर उन स्टेप्स के सब स्टेप्स हैं, और उनके अंदर भी कई के अंदर प्रोसीजर और प्रोसेस चल रही हैं। तो ऐसे पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेना आप लास्ट में, ताकि आप कोई भी स्टेप या कोई भी चीज़ को भूलो नहीं। जैसे थोड़ा फ्लो चार्ट तो हमने आपको बना के दिया था, लेकिन उसके नीचे रिक्रूटमेंट के नीचे क्या ऐड करने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, सिलेक्शन के नीचे प्रोसेस ऐड करनी है, एस्टिमेटिंग के नीचे वो 3 एनालिसिस ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें कर लेना, ईजी रहेगा तुम्हारे लिए पेपर के लिए। फिर they say in selection number of selected candidate is less than the number of rejected candidate, that is why selection is called process also। सिलेक्शन में नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं वो लेस होते हैं इन कंपैरिजन टू रिजेक्टेड। अब देखो मैं बोलती हूँ, आप मिंत्रा ऐप पे गए, ठीक है, मिंत्रा ऐप में आपने कुछ प्रोडक्ट्स को क्या किया, शॉर्टलिस्ट किया। मिंत्रा ऐप में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अब इन प्रोडक्ट्स में से आप कुछ प्रोडक्ट्स को क्या करते हो, शॉर्टलिस्ट करते हो, और फिर शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड करते हो। यही करते हो ना। सबसे पहले मिंत्रा ने आपको बहुत सारे ऑफर्स दिए, आपने उनमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट किया अपने पसंद के अकॉर्डिंग, और उसमें से फाइनली आपने 1 या 2 प्रोडक्ट्स खरीदे, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले ऑप्शन इतने सारे आए, आपने इतने शॉर्ट लिस्ट किए, सिलेक्ट इतना सा किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्टेड कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ रिजेक्टेड। ये सारे आपने रिजेक्ट कर दिए जब आपने ये सिलेक्ट किया, जब आपने ये सिलेक्ट किया तो आपने ये सारे रिजेक्ट कर दिए, तो नंबर ऑफ रिजेक्शन ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिजेक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ रिजेक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। देन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेक्शन आर टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। जब हम मिंत्रा पे फॉर से मैं बैग पसंद कर रही हूँ, तो इतने सारे बैग थे लेकिन मेरे पसंद के नहीं थे, जो मेरे पसंद के थे मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए।
अब उनमें से भी जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वो चूज़ कर लिया। तो सिलेक्शन का मेन मोटिव होता है कि जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से आप बेस्ट वाला सेलेक्ट कर रहे हो, सो दैट जो आपको बेस्ट सूटेड फॉर योर रिक्वायरमेंट आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, सो दैट आपको अपने काम में वो चीज़ मिले जो आप चाह रहे हो। फिर टू मेक सेलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी होता है सिलेक्शन का, उसे ये बताने का, एक ओवरव्यू देने का, देख बेटा कितना टाइम लगा तुझे सेलेक्ट होने में, तो ये देख ले हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, मतलब एक दोस्त जमाने के लिए, एक इंप्रेशन छोड़ने के लिए यू कैन से। सो इतू सा है हमारा सिलेक्शन। वैसे सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर मैं आपको बताऊं सिलेक्शन में टेस्ट आते हैं, टेस्ट कितने तरह के होते हैं वो भी होता है, उसके बाद आप इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्या होता है वो सब, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन का पार्ट है। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ पूरे ही स्टेप्स की ब्रीफिंग देख रहे हैं, आई नो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा कि ब्रीफिंग तो नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा ही लग रहा है, बट इससे और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके। सिलेक्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम जानेंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बारे में। दैट इज आवर फोर्थ स्टेप ऑफ सिलेक्शन स्टाफिंग। सिलेक्शन के बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अगर इन वर्ड्स पे गौर करो तो यहाँ दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट इज प्लेसमेंट, अनदर वन इज ओरिएंटेशन। तो इसे हम बोल सकते हैं ये दो पार्ट्स हैं। देखिए इसमें होता क्या है, स्टाफिंग में अभी तक आपने क्या किया, लोगों को बुलाया, उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट किए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, रिटन टेस्ट एंड एवरीथिंग। फिर जो सिलेक्टेड इंसान होगा उसको लाके आप अपनी पोजीशन पे बिठाएंगे भी तो सही। अगर हम देखें इस वर्ड को तो ये वर्ड बोलता है प्लेसमेंट, मतलब जहाँ पे आपकी प्लेस है वहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। ऐसे इसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालना कि कोई इंसान आ रहा है उसको सिलेक्ट करे और उसको एक चेयर पे जाके बिठा रहे हो, नहीं, उसको उसकी पोजीशन हैंड ओवर करना इज बेसिकली प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक इंसान जिसको आपने सिलेक्ट किया है स्टाफिंग की बाकी पूरी प्रोसेस से, उसको लाके आप अब उसकी चेयर पे बिठा रहे हैं। आई डोंट नो ये चेयर कैसी बन गई है, थोड़ी इंसान टाइप से लग रही है, बट समझ जाओ ये चेयर है। ठीक है, तो चेयर पे बिठा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्लेसमेंट। अब देखिए वो आया, उसको आपने अपनी प्लेस पे बिठाया, अब वो बेचारा यूं देख रहा है सबको, सब आपस में बात कर रहे हैं, सब आपस में मस्ती कर रहे हैं, और उसको किसी की जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है कौन क्या है, तो वो उनको सबको यूं देख रहा है। ऐसे में थोड़ा सा गलत हो जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन ही कि यार यहाँ पे तो कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो फर्ज बनता है कंपनी का कि जब भी आप किसी इंसान को सिलेक्ट करके अपनी कंपनी में हायर करते हैं, अपनी कंपनी में प्लेस करते हैं, उसको बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस तो कराया जाए। जब आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो टीचर सबसे पहले क्या करता है, उस स्टूडेंट को बुलाता है और उसकी इंट्रोडक्शन मांगता है और दूसरे लोगों को बताता है कि ये है, ये यहाँ से आया है, ऐसा है वैसा है, राइट। इससे क्या होता है, उसको एक इंट्रोडक्शन मिलती है अबाउट द क्लास और बाकी बच्चों को इंट्रोडक्शन मिलती है अबाउट द स्टूडेंट, राइट। तो यही तो होता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली इंसान जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसको आप प्लेस करने के लिए लाए हैं, उसी टाइम पे आप बाकी लोगों से, फर्म के, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उसको फर्म की थोड़ी सी क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बाहर से इंसान आता है, कोई टीचर आता है, तो उसको पहले स्कूल दिखाया जाता है कि यहाँ पे लैब है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। स्कूल्स में अगर स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है तो उसको भी ऐसा दिखाया जाता है, उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ पे लैब्स हैं, ये है, वो है। तो मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो वही होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में सिलेक्टेड इंसान को, जिसको आप प्लेसमेंट के लिए लेके आए हैं, उसको कंपनी के बारे में बताया जाता है और कंपनी वालों को उसके बारे में बताया जाता है। सो इट्स ए placement refers to occupying of post by the candidate for which he is selected। मतलब उसको ऑक्यूपाई कराना वो पोस्ट जिसके लिए उसे सेलेक्ट किया गया है। फॉर से मैं बोलती हूँ उसको प्रोडक्शन मैनेजर के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो प्रोडक्शन मैनेजर की जो कुर्सी है उस पे जाके उसको बिठाना इज व्हाट प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट। After selection, the employee is given appointment letter and is asked to occupy the vacant job position। एक बार आपने इंसान को सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको एक फॉर्मल लेटर देते हैं कि भैया हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, अब आप हमारी फर्म में आ सकते हैं काम करने के लिए।
उस लेटर को हम नाम देते हैं अपॉइंटमेंट लेटर का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है, क्यों? आगे आपको भी काम पड़ेगा, आप भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वहाँ पे आपको हायर किया जाएगा, तो वहाँ पे जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उसको हटा मतलब फेंक देते हैं या फिर ध्यान नहीं रखते उसका। ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में जो लिखा होता है वो एक एविडेंस होता है अगेंस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी भी वो अपनी बातों से मुकरती है तो आप अपॉइंटमेंट लेटर का सहारा लेके उस ऑर्गेनाइजेशन को सू कर सकते हैं। मान लीजिए और अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है वो आपको 20,000 पेमेंट देंगे, लेकिन वो आपको 18 दे रहे हैं, तो आप इस अपॉइंटमेंट लेटर को दिखा के उनके ऊपर केस कर सकते हो। इतनी एविडेंशियल वैल्यू होल्ड करता है अपॉइंटमेंट लेटर। और जनरली अपॉइंटमेंट लेटर पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। क्या करते हैं वो डिटेल में बता देते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, कि आपको क्या क्या करना रहेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्स्ट्रा काम कराती है विदाउट योर कंसेंट, तो वहाँ पे भी वो गलत है, उस केस पे भी मतलब उस चीज़ पे भी आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ अपॉइंटमेंट लेटर के फायदे। इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए, हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, क्योंकि वो एविडेंशियल वैल्यू होल्ड करता है। तो आपने सेलेक्ट करने के बाद उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, अब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेके आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, आप उसको उस चेयर पे बिठाएंगे और फिर ओरिएंटेशन होगा। तो ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स टू फेमिलराइज द न्यू एम्प्लॉयज विद द एग्जिस्टिंग वंस। कहने का मतलब क्या है? ये आप नए लोग लेके आए हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये थे आपके पुराने लोग, इनके बीच में भाईचारा भी तो करवाना है, इनको इनसे इंट्रोड्यूस भी तो कराना है, तो वही तो ओरिएंटेशन है। फिर ये बोलते हैं कि जो लार्ज कंपनीज होती है ना, वो एक टाइम में बहुत सारी रिक्रूटमेंट करती हैं। मतलब मान लीजिए वो यूँ नहीं करती कि एक बंदे की ज़रूरत है तो एक बंदे को इंट्रोड्यूस कर लिया, दूसरे को कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो मैक्सिमम प्रेफर करती है कि बल्क में हम क्या करें, वैकेंसी फिल करें। अब जब बल्क में वैकेंसी फिल होती है तो वो बाकायदा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती हैं, मतलब अलग से एक दिन तय करके रखती है, जिसमें नए आए हुए एम्प्लॉयज़ को इधर बिठाती हैं, पुरानों को इधर बिठाती हैं और बीच में फिर उनका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। इस तरह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है ओरिएंटेशन का। देन दे से टेक्स द न्यू एम्प्लॉयज़ ऑन राउंड एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जो सबसे सीनियर मोस्ट इंसान होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को लेके जाता है, सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये लिए ये हैं, ये हैं, ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो डिपार्टमेंट संभालते हैं। अच्छा, इसका एक लॉजिकल रीज़न भी है। ये सिर्फ भाईचारा बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, ये इसलिए भी किया जाता है कि फर्स्ट से मैं बोलती हूँ मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर बनाया है, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं है कि रॉ मटेरियल मैनेजर कौन है, रॉ मटेरियल वाला जो डिपार्टमेंट है वो कौन संभालता है, मुझे पता ही नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन संभालता है, मुझे पता ही नहीं है सप्लायर से कौन डील करता है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं किससे बात करूँगी? मैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान को वही समझूंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पहले से ही इंट्रोड्यूस कराना कि भैया देख लीजिए इसका नाम ये है और ये डिपार्टमेंट संभालता है, इसका नाम ये है, ये डिपार्टमेंट संभालता है, ये है और ये डिपार्टमेंट संभालता है। तो ऐसे में आपको पहले से ही पता होगा, जब आपको काम पड़ेगा उनसे तो आपको पता है आपको किस रिक्वायर्ड इंसान के पास जाना है। तो बस यही है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, दो ऐसी चीज़ें जो आप सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं। अब इसके बाद एक और प्रोसेस में ऐड होता है स्टेप, जिसका नाम है, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? देखिए, ये बोलेंगे कि भैया हायर करने से पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, अब तो आपने हायर कर लिया है, उसके बाद ट्रेनिंग देने का क्या मतलब बनता है? तो उसके बाद भी ट्रेनिंग देने का मतलब बनता है। देखिए, मैं बोलती हूँ अकाउंटेंसी में हम टैली सॉफ्टवेयर सब जानते हैं, ठीक है, आई गेस सब जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ। टैली इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। उसमें एंट्री करते हैं हम, जर्नल एंट्रीज विच वी कॉल, और उससे हमें पूरा वो बैलेंस और वो सब दिख जाता है, मतलब अच्छे से सब सिस्टमैटिकली पता चल जाता है। अब देखिए, आज तक टैली सॉफ्टवेयर चल रहा था, ठीक है, हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 4 लोग रखे हुए थे, चारों ही टैली सॉफ्टवेयर पे काम करते थे और बहुत एफिशिएंटली काम कर लेते थे।
लेकिन अब ऑलमोस्ट एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ जो टैली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ऐसे सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली सोचेगी कि यार टैली को हटाते हैं, वो नया वाला सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। चलिए ठीक है, आपने सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा सोचा, उसके बाद आप नया सॉफ्टवेयर ले तो आए, लेकिन क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे? उनको तो टैली पे काम करने की आदत थी, वो तो टैली के बिना काम ही नहीं करते थे, उनको तो पूरी चीज़ें टैली की ही पता थी। तो अब नया सॉफ्टवेयर एकदम से वो कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? उसके लिए आपको उन्हें देनी पड़ेगी क्या? ट्रेनिंग। यस, ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप पुराने एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं, अपडेट करते हैं, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, एट द सेम टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो। जैसे अब वो टैली जो आती थी 4 लोगों को, उन्होंने नया सॉफ्टवेयर सीख लिया क्योंकि आप लोगों ने उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ठीक है। यहाँ पे 2 आपका थोड़ा सा खर्चा हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अब वो चारों टैली की जगह वो नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे में ट्रेनिंग कराना अपने एम्प्लॉयज़ की, उनकी डेवलपमेंट कराना ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है एट टाइम्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में वो ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट करने वाला है। अगर मैं आज अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ नया सिखाती हूँ, कुछ नया उनके लिए लेके आती हूँ, उनकी ग्रोथ करवाने की कोशिश करती हूँ, तो ना सिर्फ वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा मेरी सर्विसेज से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रह के मेरे अंडर जॉब करने से, बल्कि एट द सेम टाइम मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी तो बेनिफिट होगा। दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड ना, कि उनको क्या होगा? बेनिफिट होगा। अगर आप उनके ऊपर, उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, आपको भी होगा, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। अब मैंने दूसरी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं कि उनको किस तरह से बेनिफिट होगा और वो किस तरह से सेटिस्फाई होंगे। आप देखिए, आपको आज तक सिर्फ एक टैली सॉफ्टवेयर आता था, ठीक है, आप वो 4 एम्प्लॉय में से एक थे। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत एक और सॉफ्टवेयर आ गया। अब आप सोचिए, अगर आपको अपनी जॉब स्विच भी करनी है, किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर चल रहा था जो पहले आपको नहीं आता था, तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे? तो थोड़ा सा बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर इन्वेस्ट किसी और ने किया और आप उसका रिजल्ट किसी और को दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली देखिए तो आपकी ग्रोथ के लिए कितना अच्छा हुआ। तो ये करवाने से ना सिर्फ एम्प्लॉय खुश होता है, ना सिर्फ एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट सेज टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाने के लिए, एंड टू मोटिवेट देम, प्लस उनको मोटिवेट भी करने के लिए, मतलब ग्रोथ तो उनकी करवा रहे हैं, बल्कि हम उन्हें खुश भी करवा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे ऊपर इतना स्पेंड कर रहे हैं, तुम्हें इतना नया कुछ बता रहे हैं। Necessary to provide training and development opportunities for employees so that they can reach to the top and keep improving their skills. इससे क्या होगा? वो टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनेंगे, वो अपने फील्ड पे ऊपर आएंगे एंड उनकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। फिर ये बोलते हैं organizations may have in-house training centers or arrange with some institution to provide training for their employees. अब जैसे मैंने आपको बोला कि टैली की जगह नया सॉफ्टवेयर आया, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ उसको पैली, ठीक है। अब मुझे और कुछ क्लिक नहीं कर रहा, तो लेट्स जस्ट टेक दिस पैली ओनली। तो टैली की जगह आया क्या? पैली आ गया। अब पैली आया तो या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने, मतलब आप इस टाइम पे बॉस हैं, ध्यान रखिए, या तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी इंसान को लेके आओ जिसको पैली बहुत अच्छे तरीके से आता है, और फिर उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को क्लासेस दिलवाओ। मतलब इन हाउस, मतलब आपने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक ऐसा सेंटर खोल दिया जहाँ पे वो नया जो सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, उसके बारे में सिखाया जा रहा है, जस्ट बाय हायरिंग अ फ्यू पीपल जिनको उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। दूसरा ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहली सॉफ्टवेयर सिखाती थी, ठीक है, ऐसे टैली सिखाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो पहले सिखाती थी ये ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इनके साथ टाई अप कर लिया। आपने उन्हें बोला कि मैं अपने यहाँ से 4 लोगों को भेजूंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उन्हें ये चीज़ें सिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंस्टेड ऑफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक सेंटर एलोकेट करने की बजाय अपने लोगों को बाहर भेजा कुछ नया सीखने के लिए।
सो यहाँ लिखा हुआ है कि आप इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोल सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही, इन हाउस मतलब अंदर ही, हाउस मतलब ये नहीं है आपका घर, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिचुएटेड है उसके अंदर ही, और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज, या फिर बाहर का कोई इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करके आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. Then it says training and development not only motivate employees but these improve efficiency of the work also. अब एम्प्लॉय तो खुश होगा ही होगा कि यार मैंने कुछ नया सीखा है, मतलब थैंक्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन इसने मुझे कुछ नया सिखाया, मुझे नया सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला है, ठीक है, यहाँ से तो वो मोटिवेट होगा ही होगा. लेकिन अब क्योंकि उसकी स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं तो अब वो बेटर परफॉर्म भी कर पाएगा, उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. सो ये फ़ायदा भी होता है. Then, by offering the opportunities for career advancement to their employees, organizations can improve their effectiveness and efficiency. Yes, उनकी effectiveness and efficiency दोनों ही increase होती है organization की. कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने employees की career opportunities को बढ़ाया है. अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके दो बेनिफिट्स है. एक तो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं दे आर मोर एफिशिएंट नाउ. और दूसरा फ़ायदा है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं. पता है एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्किल्स को एडवांस करने के लिए, हमारे स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा है. सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को इससे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टाइमली तौर पे, आपको नई नई स्किल्स के बारे में सिखा रहे हैं. अब ऐसा भी नहीं करना कि ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हो नए इंसान को और कल से ही ट्रेनिंग शुरू कर दें. नहीं, अभी जब आप नया लेके आए हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये वो सारी नई स्किल्स जानता होगा. जब वो थोड़ा पुराना हो जाएगा, उसको 3, 4, 5 साल हो जाएंगे, जब चीज़ें भी पुरानी हो जाएंगी, उस टाइम पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जाती है. बट मौके हमेशा ही ज़रूरी हैं एम्प्लॉयज़ को देना, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहे, हमेशा तरक्की करती रहे. सो यहाँ पे नॉर्मल रिक्रूटमेंट का, नॉर्मल जो हमारा स्टाफिंग का प्रोसीजर था वो क्या होता है, ख़त्म होता है. लेकिन चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है, इसमें भी कुछ एडिशंस हैं. आइए पढ़ते हैं उनके बारे में. परफॉर्मेंस अप्रेजल, नाम से ही समझिए आप. परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा. अब देखिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ी उसको समझ लेते हैं पहले. देखिए कुछ लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, एक बार उनको लगता है कि हमारी स्टेबिलिटी हो गई है, मतलब हम यहाँ पे जम गए हैं, तो उसके बाद ना उनकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है. उनको लगता है भैया हमें तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो मैं गंदा भी परफॉर्म करूँ तो भी काम चल जाएगा क्योंकि मेरी रिप्लेसमेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये बोलते हैं ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. स्टाफिंग प्रोसेस में हम ये इंश्योर करते हैं कि एक इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कुछ सालों तक काम करता है, वो बाकायदा अपनी परफॉर्मेंस वैसी ही रखे जैसी उसके इनिशियल टाइम में थी. इसके लिए हम टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहते हैं. जहां हमें लगता है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, हम तुम्हें बताएंगे, वार्निंग देंगे. ज़्यादा कम हो गई है, तुम काम नहीं कर रहे उस चीज़ पे, तो हम तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरा इंसान ले आएंगे. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते थे आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन. और यहाँ पे ये बोलते हैं कि स्टाफिंग प्रोसेस में, क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस के हेड का ये काम होता है कि वो इंश्योर करे हर इंसान जो प्रोडक्टिव है वही ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तो उन्होंने बोला हम एक और स्टेप इसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसके थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि हर इंसान की प्रोडक्टिविटी हमेशा अच्छी रहे. It says, after the employees have undergone a period of training and they have been on the job for some time, there is need to evaluate their performance. ये बोलते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इनिशियली तो हर इंसान बहुत अच्छा काम करके दिखाता है. जब आप स्कूल में जाते हैं कुछ दिन तो आप भी बहुत तमीज़ से बैठते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं सबके साथ, और उसके बाद धीरे धीरे आपके असली रंग सामने आने लगते हैं. यहाँ पे भी ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जब कंफर्ट जोन में आ जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है. इनिशियली तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, तो आने के बाद हम थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन
पे उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या तुम अभी भी अच्छा काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो तुम्हें वार्निंग देंगे, अच्छा काम कर रहे हो तो हो सकता है हम तुम्हें रिवॉर्ड भी देते हैं। होता है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, हम बच्चों को, मतलब जैसे स्कूल में ही देख लीजिए आप, स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल फंक्शन पे अलग अलग किस्म के प्राइजेस रखते हैं। जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा उनको प्राइज देंगे, जो अच्छी यूनिफॉर्म में आता है पूरे साल उसको प्राइज देंगे, जिसकी अटेंडेंस अच्छी है उसको प्राइज देंगे। ये क्यों किया जाता है? ताकि आप वो मेंटेन करें और आपको देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है बल्कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी होता है। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज करके अगर वो अच्छी आ रही है तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, अगर बुरी आ रही है तो वार्निंग भी दी जाती है। तो दोनों चीज़ें की जाती हैं यहाँ पे। It says all organizations have some formal and informal means of appraising their employees' performance. हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन आज तक ऐसी देखी है जहाँ पे एक बार एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए तो उसके बाद वो कुछ मर्जी करे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई भी बॉस अपने यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं रखेगा जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो या हो ही नहीं। तो ऐसे में आपको ये स्टेप करना ही पड़ता है, नो मैटर आप कितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या आप कितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो। प्लस कई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल तरीके अपनाता है, मतलब उन्होंने स्टैंडर्डाइज चीज़ें रखी हुई हैं कि इस स्केल पे नापेंगे, उस स्केल पे नापेंगे। ये हम पढ़ेंगे कि ये सारे स्केल्स आते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इनफॉर्मली देखती हैं, वो ऐसे ही एक इंसान को छोड़ देती है जो टाइम टाइम पे देखता रहता है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप किसी से ज़्यादा बात तो नहीं करें, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा दिन ऐसे घूमते फिरते तो नहीं रहते। तो इनफॉर्मल तरीके भी बहुत सारे हैं। Then it says performance appraisal means evaluating an employee's current or past performances as against certain predetermined standards. हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय की जो करंट पोजीशन है, मतलब जो करंट में वो काम कर रहा है, उसके साथ उसके पास्ट के काम को एनालाइज करते हैं, प्लस एक स्टैंडर्ड जो हमारा सेट होता है, स्टैंडर्ड मेजर जो सेट होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो इंसान कहाँ स्टैंड कर रहा है। मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही परफॉर्मेंस देखी जाएंगी, तभी तो हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि पहले ये कहाँ पे था, आज ये कहाँ पे है। Then they say the employee is expected to know what the standards are and the superior is to provide the employee feedback on his or her performance. ये बोलते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है उसको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स क्या सेट किए गए हैं, और सुपीरियर के पास पूरी ऐसी वो है कि वो फीडबैक दे सकता है एम्प्लॉयज़ को कि भैया आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। The performance appraisal process therefore will include defining the job, appraising performance and providing feedback. तो इसमें 3 काम आते हैं। पहले जॉब का डिस्क्रिप्शन देखिए कि क्या क्या काम इंक्लूडेड थे, फिर ये देखिए कि बच्चा कैसा कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय कैसा कर रहा है, और उसके बाद उसको फीडबैक भी दीजिए। तो ये 3 काम आते हैं इसी एक पर्टिकुलर स्टेप में। दोबारा से समझा देती हूँ मैं आपको, ये एक पर्टिकुलर स्टेप तब इंक्लूड होता है जब स्टाफिंग प्रोसेस हो रही है। किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे हम ये पर्टिकुलर चीज़ को ऐड कर देते हैं। ये स्टाफिंग का ही एक क्या है, पार्ट है, स्टेज है, जिसमें हम परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलता है कि भैया हमें आपको यहाँ पे बेसिकली एनालाइज करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या वैसी ही है जैसे पहले थी, या फिर उसमें कुछ डिक्लाइन वगैरह आया है, या फिर वो इम्प्रूव हुई है, और उसी के बेसिस पे हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन आता है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में क्या होता है, देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए एक इंसान है जो कि 60 इयर्स के, अब ऑब्वियसली 60 इयर्स के तो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, अपनी फील्ड में बहुत बड़े महानुभव रहे होंगे, तो आपने इन्हें कंपनी में टॉप लेवल पे बिठाया हुआ है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे। अब हुआ कुछ ऐसे कि 5 साल तक ये उस लेवल पे बैठे रहे, काम करते रहे बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से, लेकिन व्हेन ही क्रॉस 65 इयर्स ये हो गए बुजुर्ग। अब उनसे उतना काम करते बनता नहीं है, ना ही ऑफिस अच्छे से आके मतलब बैठ सकते हैं वो इतने देर तक, ना ही ऑफिस में आने में इनको इतनी वो होती है, तो ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। अब कोई ना कोई इंसान को इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब किसी और इंसान को इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो हो गए हैं अब इनएफिशिएंट बिकॉज ऑफ हिज एज। तो इनको निकाल के हमें दूसरा इंसान हायर करना पड़ेगा।
अब सोचिए किसी नए रैंडम इंसान को आप लाके इस चेयर पे बिठा सकते हैं जो कि इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट चेयर थी? ऑब्वियसली नहीं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनके नीचे जो था उसको प्रमोट करके आप ऊपर ले आएंगे और इनकी पोजीशन पे बिठा देंगे। ऐसा मानिए इनका कोई असिस्टेंट था, ठीक है, ये है मैनेजर, उसका नाम था असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर क्योंकि हमेशा मैनेजर के साथ रहता था, उसने सारी चीज़ें सीखी हैं जो भी मैनेजर को आती थी, तो अब ऐसा टाइम ड्यूरेशन आया है कि इसने उन्हें रिप्लेस कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या हुआ है, यहाँ पे इनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है। ये बोलते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशनल अवेन्यूज फॉर देयर एम्प्लॉयज। आपके लोगों का प्रमोशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, ठीक है, अभी वो बहुत बेसिक लेवल पे है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में और बड़ा ओहदा मिले। ऑब्वियसली वो काम करता था, ऑब्वियसली उसने परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, तो ऐसे में वो भी तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन से, यार कुछ ना कुछ प्रमोशन तो हो मेरा भी। आप कभी भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपने ज्वाइन की और आज एक दिन है जब आप रिटायर हो रहे हैं, क्या आप सेम पोजीशन पे रहते हैं हमेशा? नहीं, आप यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ 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 चढ़ते हैं और उसके बाद आपकी रिटायरमेंट होती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो कोई भी इंसान जब अपने करियर की शुरुआत करता है तो उसकी सैलरी अमाउंट बहुत कम होती है, लेकिन आगे 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 जब वो बढ़ता जाता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस पाता जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 40-50 वाले एज ग्रुप वाले होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। हाँ, बिजनेस वर्ल्ड की बात अलग है, मैं यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ, समझ के रखना। इट्स नॉट अबाउट तुम बोलो कि अरे 21 साल का लड़का बिजनेस में इतना कमा रहा है, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सैलरी वर्कर काम करते हैं। सो ये बोलते हैं मैनेजर्स नीड टू डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू सर्व एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो। ये बोलते हैं कि मैनेजर्स को पहले से ही डिसाइड करके रखना होता है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सेव करने वाले हैं या फिर उसको सर्व करने वाले हैं। देन दे से दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप हमेशा उसको एक प्राइज़, एक ट्रॉफी देके चुप नहीं करवा सकते, आपको उसका प्रमोशन करना ही पड़ेगा। मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, एज एन इंटर्न की, मैंने अपना इंटर्नशिप का पीरियड बहुत अच्छे से निकाला और मैं बहुत एफिशिएंट इंटर्न थी। अब उन्होंने मुझे एज एन एम्प्लॉय हायर कर लिया, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे प्रमोशन हुआ। अभी उन्होंने मुझे बेसिक लेवल पे रखा है, बेसिक एम्प्लॉय बना के रखा है, लेकिन वो मेरे काम से इतने खुश हैं कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा और प्रमोट कर दिया। अब मैं 2-3 लोगों को, मतलब 2-3 लोग मेरे असिस्टेंट रख दिए, मतलब मैं उनसे ऊपर हो गई। फिर उसके बाद मैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ तो और एम्प्लॉयज़ को मेरे नीचे रख दिया गया है, तो मैं उनसे ऊपर हो गई, तो यहाँ पे मेरे करियर की ग्रोथ हो रही है। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को भी एक एफिशिएंट, एक एक्सपर्टाइज होल्ड करने वाला एक एक्सपीरियंस इंसान मिल रहा है, तो दोनों का ही फायदा है, दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। जस्ट लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करते थे, हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करते थे और उसके बेसिस पे फीडबैक देते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। परफॉर्मेंस अप्रेजल फिर भी थोड़े टाइम ड्यूरेशन में होता रहता है। यहाँ ये बोलते हैं कि आपको कुछ सालों बाद अपने करियर में ऊपर एक ग्रोथ चाहिए होती है और वो ग्रोथ आपको प्रमोशन के जरिए मिलती है। कोई नहीं चाहता कि करियर की शुरुआत वो जिस पोजीशन से करते हैं उसी पोजीशन पे करियर को एंड करे, हमेशा हर इंसान ऊपर बढ़ना चाहता है। फिर ये बोलते हैं प्रमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर। ऑब्वियसली ये पीपल्स के करियर का इंटीग्रल पार्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। They refer to being placed in a position of increased responsibility। आपने जब शुरुआत की आपके ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस भी उस तरीके की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो इंक्रीज होंगी, एंड एवरीबडी वांट्स दैट, ठीक है। दे यूजुअली मीन मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। इससे आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। देखिए ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपकी पेमेंट भी इंक्रीज होती है, आपका ओहदा भी इंक्रीज होता है, आपकी पोजीशन भी इंक्रीज होती है, आपकी पावर्स भी इंक्रीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज हर कोई चाहता है अपने करियर में। नोबडी वॉन्ट्स कि उनका करियर स्टैगनेंट हो, मतलब एक ही लेवल पे चल रहा हो। सो करियर में ग्रोथ हर एक इंसान को चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आज की डेट में ना लोगों की चीज़ बहुत चाहिए भी।
मतलब आई हैव सम फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़ दिया क्योंकि उनको करियर में कुछ ग्रोथ चाहिए थी, और वो बोल रहे थे कि उस जॉब में उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो येस, पीपल सीरियसली टेक इट बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रिक्ट वे में कि हमें तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है, एंड अगेन ये स्टाफिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। अब हमारा एक लास्ट स्टेज बचा है स्टाफिंग प्रोसेस का, जिसका नाम है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी इंसान को कॉम्पेंसेट करना उसकी सर्विसेज के लिए, उसके काम के लिए। देखिए, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंसान को हायर करते हैं तो वो फ्री में आपके लिए काम नहीं करेगा, पहले ही बता दूं, आप भी नहीं करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। इतना पढ़ने लिखने का, इतना पैसा स्पेंड करने का क्या फ़ायदा अगर आपको फ्री में ही किसी के लिए काम करना पड़े। तो कोई भी इंसान काम करने के पैसे लेता है, और यहाँ पे उसी पैसे के बारे में बात हो रही है। ये बोलते हैं हमने एक इंटर्न को हायर किया। अब हम सबको पता है इंटर्न से हम किस लेवल का काम करवाते हैं, मतलब ऐसा उल्टा सीधा बिना मतलब का काम, स्कैनिंग कर दो, फोटोकॉपी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे काम करवाते हैं, राइट। और हमने इसका कॉम्पेंसेशन डिसाइड किया 1 लाख रुपए। हम इसे पर मंथ 1 लाख रुपए देंगे। हर अगला इंसान ऐसी इंटर्नशिप के लिए पहुंच जाएगा, बोलेगा कोई बात नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को ही साइड में रखना ना, पूरा दिन एक ही काम करना ना, कर लेंगे, 1 लाख के लिए क्या वो है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जब भी आप कॉम्पेंसेशन डिसाइड कर रहे होते हो कि कौन सी जॉब पोजीशन के लिए कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है, तो थोड़ा सा आपको बैठ के इवैल्यूएट करना होता है कि जॉब किस तरीके की है, कितना रिस्क है, कितना काम है, और उसके बेसिस पे आप कॉम्पेंसेशन देते हैं। इसलिए जब भी किसी जॉब की सैलरी डिसाइड होती है तो वो इन्हीं ग्राउंड्स पे होती है कि उस पोजीशन पे बैठे हुए इंसान को क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितना रिस्क साथ में लेके चलना पड़ेगा, कितना टाइम उसे डिवोट करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स उसके लगेंगे, और ओवरऑल उसका कितना डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। ये सब पॉइंट्स मैंने रैंडमली बोल दिए हैं, लेकिन चाहिए तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के लिए या फिर अपने एग्जाम पेपर में भी, क्योंकि सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। ये 5-6 पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसको कितना कॉम्पेंसेशन दे। तो एक इंटर्न को हम 1 लाख में ना रख के 1-2 हज़ार में ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया उनके काम में ना कोई रिस्क है, ना ये है, ना वो है, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा डेडिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, और ना ही उनकी लाइबिलिटी बनती है। उनका तो कोई रिस्क नहीं होता ना, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें हायर किया उनका रिस्क होता है। तो इनको 1000 में भी रखेंगे तो वेल एंड गुड। लेकिन वहीं पे आप टॉप लेवल का मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो तो उसको आप 2000 की पेमेंट नहीं दे सकते, उसके लिए आपको 2 लाख रुपए ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि भैया उसकी वर्क भी उतनी है। चाहे फिजिकली वो उतना वर्क ना कर रहा हो, लेकिन मेंटली वो उतना वर्क करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। तो कॉम्पेंसेशन से यहाँ पे मतलब है वेज और सैलरी से। अब बच्चों को वेजेस और सैलरी का मतलब नहीं पता होता, तो मैं बता दूं, वर्कर्स को जो मिलती है उसको हम वेजेस बोलते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलती है उसको हम सैलरी बोलते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल। बट अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको वेजेस और सैलरी के डिफरेंस को बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगी। बट फिलहाल क्योंकि हम कॉम्पेंसेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बोलते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू एस्टेब्लिश वेज एंड सैलरी प्लान्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये ज़रूरत होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए वेज और सैलरी प्लान्स पहले से बना के रखें। मतलब मैनेजर्स का ये काम होता है कि आपको पहले से ही देख के रखना है किसको कितनी पेमेंट देनी है, किसको कितनी पेमेंट देनी है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई वैकेंसी निकालते हैं तो हम साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि हम उस इंसान को कितना पैसा देंगे, और उसी के बेसिस पे ही लोग अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं कि अगर उनको लगता है कि हाँ यार सेटिस्फैक्ट्री है उस काम के लिए, तो फिर वो आ जाते हैं आपके यहाँ पे काम करने के लिए। Then they say there are various ways to prepare different pay plans depending on the worth of the job. Obviously ये बोलते हैं कि भैया हर एक इंसान को सेम पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वर्थ पे डिपेंडेंट होता है, वो इंसान की वर्थ कितनी है, उस जॉब की वर्थ कितनी है एक्चुअली, और उसके बेसिस पे हम उसे पेमेंट देते हैं। तो अलग अलग लाइक डिफरेंट पे प्लान्स हो सकते हैं। बेसिकली द प्राइस ऑफ द जॉब नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड। आपको यहाँ पे इंसान की कीमत नहीं लगानी है, आपको यहाँ पे जॉब की कीमत लगानी है, ठीक है। बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात थी, लेकिन बहुत इजीली बता दी मैंने आपको। कॉम्पेंसेशन देयरफॉर रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग
टू द एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन का मतलब है हर वो तरह की पेमेंट या फिर रिवॉर्ड जो कि एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो कॉम्पेंसेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, जो भी पेमेंट या फिर रिवॉर्ड्स हम उस इंसान को पे कर रहे हैं वो सारा कॉम्पेंसेशन का पार्ट होता है। It may be in the form of direct financial payments like wages, salaries, incentives, commissions and bonuses, and indirect payments like employer paid insurance, vacation, etc. Okay, क्या बात करी है इन्होंने ये बात की है कि हम अच्छा सा मार्कर सेलेक्ट कर लें पहले, ठीक है। ये बोलते हैं कि कॉम्पेंसेशन में हम दोनों चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। पहली मॉनेटरी पेमेंट, जिसमें पैसा इंक्लूडेड है, जिसमें हम बोलते हैं सैलरी आ जाती है, वेजेस आ जाती हैं, या फिर बोनस जैसे मिलता है, दिवाली बोनस मिल गया, होली बोनस मिल गया, क्रिसमस बोनस मिल गया, ये बोनस मिल गया, और हर तरह की वो पेमेंट जो कि कैश में जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी है वो ये है कि आपको हमने पेड वेकेशंस दे दिए, हमने आपको ऑफर से आपकी तरफ से जो इंश्योरेंस करवाना था, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना था, हमने पे कर दिया। तो ये सारा का सारा कॉम्पेंसेशन का पार्ट है। यहाँ पे आपको पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पे आपको पेड वेकेशंस मिल रही हैं कि भैया आप जाओ, आप एंजॉय करो, 2 दिन का स्टे है वहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ जाओ, पूरी फैमिली को लेके जाओ, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पूरा खर्चा उठा लिया। तो ये भी इंक्लूडेड है कॉम्पेंसेशन में ही। ऐसा होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने लोगों को लाइक टाइमली ऐसे कुछ मतलब अट्रैक्टिव से वो देती रहती है, ताकि एम्प्लॉय क्या है, हमेशा सेटिस्फाइड रहे उसकी जॉब से। हर इंसान को घूमना फिरना रहता है, हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए रहती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ स्टेट दिस SBI का। SBI जो बैंक है हमारे यहाँ पे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को 1 साल में 1 छुट्टी का पूरा पैकेज देता है, उसके अलावा फर्नीचर बनाने का पैकेज देता है, उसके अलावा मेज वेज के भी खर्चे देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उनके कॉम्पेंसेशन है, और ये उनको एज इंसान नहीं मिल रही, ये उनकी जॉब पे, उनकी जॉब कितनी वर्दी थी उसके ऊपर डिपेंडेंट बेनिफिट्स जो उनको मिल रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने कॉम्पेंसेशन पढ़ा, तो कॉम्पेंसेशन में ये बोलते हैं कि जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स होती है ना, वो 2 तरीके से हो सकती हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स 2 तरीके से हो सकती हैं। वन इज टाइम बेस्ड पेमेंट, अनदर वन इज परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। अब ये क्या है वो आप सीख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपको इनमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करना पड़े जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, ये है एक लड़की जिसका नाम है दीक्षा। ओके, सो दीक्षा बहुत अच्छे कुर्ते स्टिच कर लेती है। दीक्षा जो है वो बहुत अच्छे कुर्ते स्टिच कर लेती है। ये गई किसी टेलर के यहाँ, किसी बहुत बड़े टेलर, एक्चुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए, बुटीक पे, हाँ बुटीक पे गई है। तो वहाँ पे इसे हायर किया गया ये बोल के कि आपको पर मंथ 10,000 रुपये मिलेंगे, आपको पर मंथ 10,000 रुपये मिलेंगे। दैट मीन्स नो मैटर आप जितने मर्जी कुर्ते बनाइए पूरे महीने में, आपको जो पेमेंट मिलने वाली है वो रहेगी फिक्स्ड, दैट इज 10,000 रुपीज। और ये पेमेंट आपको कब मिलेगी? महीने के एंड में मिलेगी। तो दिस इज टाइम बेस्ड पेमेंट, मतलब यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, बल्कि टाइम ड्यूरेशन को देखा जाता है, और उस टाइम ड्यूरेशन में जितना भी आप काम करते हैं उसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाता है? एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे वो कितने मर्जी कुर्ते प्रोड्यूस करें, नो मैटर, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती एक्चुअली, उसको 10,000 रुपये ही मिलेंगे। ऑन द अदर साइड अगेन दीक्षा है, काफ़ी अच्छे कुर्ते बना लेती है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये 10,000 का जॉब तो ले लिया, साथ में इसने बोला यार मेरे पास ना बहुत टाइम बच जाता है, मैं शाम को आती हूँ ना, मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, तो मैं क्यों ना किसी टेलर से कांटेक्ट कर लूँ। तो टेलर ने इसको बोला, मतलब ये गई एक टेलर के पास, उसने इसे बोला कि आ जाइए आप मेरे पास, बस मैं आपको हर कुर्ते का 100 रुपया दूंगा, मैं आपको हर कुर्ते का 100 रुपया दूंगा सिलने का,
इसने बोला ठीक है, ये तो टाइम बेस्ड मेरी पेमेंट चल ही रही है, 10,000 रुपये तो मेरे हाथ में आ ही रहे हैं मंथ के एंड में, मैं यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कुर्तेज बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ वो कमा रही है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। कहने का क्या मतलब हुआ कि देखिए, यहाँ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई, उन्होंने ऐसे बोला कि हम महीने के एंड में इतना अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करती है कैसा नहीं, दैट डजंट मैटर, मतलब नॉर्मली मैटर नहीं करता, पेमेंट इसकी फिक्स्ड ही रहेगी। बहुत अच्छा भी करेगी तब भी 10,000 मिलेगी, बहुत बुरा भी करेगी तब भी 10,000 रुपये मिलेगा। लेकिन ये है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, जहाँ पे वो जितने नंबर ऑफ कुर्ता बनाएगी उसके बेसिस पे उसे पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ आपको जो पेमेंट मिलती है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है कि आपने कितना परफॉर्म किया है। 10 कुर्ते बनाए हैं तो इसको 10 इंटू 100 हो जाएगा, 20 कुर्ते बनाए हैं तो 20 इंटू 100 हो जाएगा, और उसके बेसिस पे ही कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट पेमेंट होती है, फाइनेंशियल पेमेंट होती है, वो 2 तरीके से होती है। वन इज टाइम बेस्ड पेमेंट, जहाँ पे आपको वीकली, मंथली, हाफ ईयरली पेमेंट की जाती है। हाफ ईयरली कोई नहीं करता, ज़्यादातर वो लोग मंथली करते हैं, लेकिन वेस्टर्न नेशंस में वीकली पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वीकली आपको पे किया जाता है। और दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नंबर ऑफ पीसेस आपने कितने बनाए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलती है। सो दे से दिस प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। यस, हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे भी पैसे मिलते हैं। वो जो डेली वेज वर्कर्स आपने सुने होंगे, वो जाते हैं सुबह, काम करते हैं और शाम को दिहाड़ी लेके घर आ जाते हैं, तो उनको वहाँ पे पेमेंट डेली बेसिस पे मिलती है। फिर वेस्टर्न नेशंस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वीकली कॉन्सेप्ट चलती है, उनको हर हफ्ते के बाद पेमेंट मिल जाती है। और हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो मंथली बेसिस पे रखती है पेमेंट, कि एक एम्प्लॉय को मंथ के एंड में वो पेमेंट दे देती है। फिर बात आती है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट की, तो ये बोलते हैं अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज मेड to employees on the basis of number of pieces or units produced by the employee। यहाँ पे एम्प्लॉय ने कितने यूनिट्स बनाए हैं, कितने पीसेस बनाए हैं, उसके बेसिस पे उसको पैसा मिलता है। 10 यूनिट बनाए हैं तो जो भी 1 यूनिट का प्राइस हमने फिक्स किया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब मैं आपको बताऊँ ना, ये वाली चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट रहती है, क्योंकि मोर द प्रोडक्शन मोर विल बी द पेमेंट। ये वाली चीज़ थोड़ी सी पीछे हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपका परफॉर्मेंस बेकार होता है, उसके बजाय भी आपको उतने ही पैसे मिल जाते हैं जितने की फिक्स है। बट अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रहा है। कई बार वो चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पाती, कई बार वो चीज़ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते ही नहीं है कि यूनिट्स में जाएं, तो उस टाइम पे आपको यही पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम रखना पड़ता है। सो ये थे हमारे 2 पेमेंट सिस्टम। फिर से हम चलते हैं हमारे प्रीवियस पेज पे जो कॉम्पनसेशन के बारे में बात करता है। चल रहे हैं। सो ये है हमारा क्या, कॉम्पनसेशन, विच इज़ द लास्ट स्टेप स्टेज ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। सो यहाँ पे हमारी स्टाफिंग प्रोसेस फाइनली ख़त्म होती है। यस, स्टाफिंग प्रोसेस ख़त्म हो गई है। आई नो बहुत लेंदी चली थी, लेकिन बेटा सारे स्टेप्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि भैया एक स्टेप छोड़ दिया तो आपका काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप स्टाफिंग कर रहे हैं, आप स्टाफिंग मैनेजर हैं और आप स्टाफिंग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपने रिक्रूटमेंट नहीं पढ़ा, आपको लगा यार रिक्रूटमेंट बहुत मुश्किल लग रहा है, इसको छोड़ दो, तो ऐसे सिनेरियो में क्या आप स्टाफिंग प्रोसेस कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे स्टेप्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। और ऐसे क्या है, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं कि भैया बंदे ढूंढो, बंदों को एप्लीकेशन, मतलब बंदों को बताओ कि हमारे यहाँ पे जॉब है, वो एप्लीकेशन भेजेंगे, उनका टेस्ट लो, सेलेक्ट करो, प्लेस कर दो, फिर टाइमली उनकी प्लेसमेंट करते, मतलब टाइमली उनको परफॉर्मेंस एनालाइज करते रहो, उनको कॉम्पनसेशन देते रहो। यही सारी चीज़ें तो हैं जो कि बहुत बेसिक है। अगर इसको स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बट अगर इतना ज़्यादा लाइक बुक से वो करते रहोगे रट्टाफिकेशन, तो उसमें आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। सो स्टोरी फॉर्मेट में ही पढ़ना है आपको, कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आपको ये काम मिलता है कि आपको लोग हायर करके लाने हैं, तो वो कौन कौन से मेजर स्टेप्स होंगे जो आप ले रहे होंगे उस टाइम पे।
नाउ आई होप आपको स्टाफिंग प्रोसेस पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड इसके अलावा अगर आपको 11th-12th के बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी इशू है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 अलग से प्लेलिस्ट मिलेंगी जहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन की गई है। तो वहाँ से आप देख के अपना काम चला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।